नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 स्पेशल यानी बात कर रहे हैं 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट होने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, उसमें जीके स्पेशल जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज कर रहे थे, उसमें से अब तक सब वीडियो आ चुके हैं। ये वीडियो नंबर 7 है। इस वीडियो में अपन अर्थशास्त्र से रिलेटेड, इसमें बैंकिंग, फाइनेंस और पेमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ में ऐड रहेंगे और टॉपिक संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु कवर हो जाएंगे। ये सीरीज आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और इस वीडियो में अपन जो टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी मैंने एसएससी की एग्ज़ाम 2023 की देखे, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लेटेस्ट 23 एग्ज़ाम आपके एमटीएस में भी सवाल देखने को मिले थे, सीएचएसएल सीजीएल में। जो लघु वित्त बैंक है उनसे लगभग 6 से 7 सवाल मैंने देख लिए थे, यानी एक ही टॉपिक से बार बार सवाल आ रहे थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक के सवाल हैं, आपने 2022 के एग्जाम में भी देखे हैं, 23 में भी देखे हैं, विस्तृत अपन बात करेंगे। और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके अंतर्गत 5 प्रमुख इंस्टीट्यूट्स आ जाती हैं, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाफेड। ये सभी पांचों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। यूपीआई के बारे में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल बनते हैं। यूपीआई है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। जो मुद्रा बैंक में आपने तरुण लोन है, शिशु लोन, किशोर लोन देखा होगा, उन पर भी बात करेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो एनपीसीआई की 2022 एग्जाम, इनके प्रोडक्ट से काफ़ी बार सवाल पूछे गए थे, तो इनके काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एनपीसीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल रुपी है जो अभी 2022 में लॉन्च हुआ है, ये क्या है उसके बारे में देखेंगे। यूपीआई लाइट है, यूपीआई है, इसमें क्या अंतर है, और भी प्रमुख यूपीआई के अदर आप देखेंगे नेम, वो भी बात करेंगे। पेमेंट मेथड्स हैं, जिसके अंतर्गत आपके आईएमपीएस में पूछ ले मैक्सिमम लिमिट कितनी है, आरटीजीएस में कितनी है, ठीक है, एनईएफटी, यूपीआई है, ये पेमेंट मेथड की भी बात करेंगे। आईएफएससी कोड, अभी हाल ही एक एग्जाम में पूछा गया है, एमटीएस में था शायद, एमएमआईडी, एमटीएस नहीं सीएचएसएल में था, एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं, तो वो पूछा गया था। इस प्रकार अपन एमआईसीआर में देखेंगे, आईएफएससी देखेंगे, शिफ्ट देखेंगे, आईबीएन देखेंगे, जो कि ट्रांसफर करने के लिए ये कोड आवश्यक रहते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। एंड तक आपको बने रहना है, एफर्ट के लिए लाइक कर देना है, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरुआत करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मॉल फाइनेंस बैंक की विशेषताएं देखेंगे, क्या कुछ यहाँ पर रेगुलेशन है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, हिंदी में बोले तो लघु वित्त बैंक। तो ऐसे बैंक जो देश के नाम से स्पष्ट है, स्मॉल फाइनेंस है, लघु है, तो उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे रिमोट एरिया जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं है, जहां पर शेड्यूल्ड बैंक है वो नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर पहुंचती हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको विस्तृत में देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, एग्जाम में आपकी तैयारी 50% अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पर चैंपियन सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर 11 से 13 सितंबर के मध्य। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो, टेक्स्ट बुक पास लेने का मतलब है एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो एक नया फीचर है टेक्स्ट बुक का। तो पास प्रो में प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम हुए हैं वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी जो डील चल रही है उसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से। और टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम 640 प्लस एग्जाम, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, बैंकिंग करते हो, डिफेंस की करते हो, पुलिस एग्जाम की करते हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाएंगे। और पास प्रो जैसा फीचर आप ले सकते हो मिनिमम प्राइस में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो। अभी दिल्ली पुलिस के जो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इनके भी सारे मॉक टेस्ट अपडेट किए गए हैं, चैप्टर वाइज हैं, सेक्शनल है, फुल मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक का जो कैंडिडेट न्यू है, अब तक पास नहीं लिया है, अभी भी डील का लाभ उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। 50% आपकी मेरिट दिलाने में जो सहयोग रहता है वो मॉक टेस्ट का ही रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजी के कूपन कोड से आप टेक्स्ट बुक आज ही ज्वाइन कर सकते हो। तो लघु वित्त बैंक है, जहां पर वित्तीय सेवाएं नहीं है वहां पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है लघु वित्त बैंक। अब ये इंपॉर्टेंट है कि लघु वित्त बैंक है, ये कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट पूछ रहे तो कब का है, 2013 का। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इसी कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। और ये बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत इसको लाइसेंस दिया जाता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग विनियमन एक्ट का प्रावधान है, इसका पालन करता है, उसकी धारा 22 के तहत इसको लाइसेंस दिया गया है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न एक्ट के तहत स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो शासित होता है। इसके अंतर्गत आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934, बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट 1999, भुगतान और निपटान प्रणाली एक्ट 2007, क्रेडिट सूचना कंपनी एक्ट 2005, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम 1961, इन सभी प्रावधानों के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक हेतु इन्हें ऐसे ग्रामीण केंद्र जहां बैंक नहीं है वहां कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता होगी। आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हो तो आपको चाहिए ऐसे ग्रामीण केंद्र जहां पर बैंक नहीं है, तो कम से कम ऐसे कितने ग्रामीण केंद्र चाहिए, तो वहां कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता होती है। तो ये आपको प्रावधान ध्यान रखना है, जहां पर बैंक नहीं है ऐसे ग्रामीण एरिया में 25% बैंकिंग आउटलेट खोलना होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। सेकेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 75% है वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार में देना आवश्यक है। तो लघु वित्त बैंक है उसके पास जो भी क्रेडिट रहता है यानी जो भी जमा रहता है धन, उसका 75% धन है ना, वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कि प्रायोरिटी पर आते हैं उनको उधार देना आवश्यक रहेगा। 75% धन है वो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी के बेस पर ऐसे क्षेत्रों को लैंड करना होगा जो भी उनके पास क्रेडिट है उनका 75%। ठीक है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बचत माध्यमों का प्रावधान करना, यानी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके कुछ उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु बचत माध्यमों का प्रावधान करना, छोटी कारोबारी इकाइयों हैं, स्मॉल जो यूनिट है, छोटे एवं सीमांत किसान है, सूक्ष्म और लघु उद्योग है, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाएं, उनको उच्च प्रौद्योगिकी कम लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना और लघु वित्त बैंकों की स्थापना के उद्देश्यों में से एक है कि स्मॉल जो भी आपको एंटाइटी मिलेगी, स्मॉल जो भी यूनिट्स मिलेगी, छोटे और सीमांत किसान मिलेंगे, असंगठित क्षेत्र मिलेंगे, उनको उच्च प्रौद्योगिकी कम लागत में हाई यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिल जाए उनको और लोन मिल जाए, लघु वित्त बैंकों की स्थापना का यही प्रमुख उद्देश्य रहता है। एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने फंड का एक निश्चित हिस्सा, जो भी एक निश्चित फिक्स्ड हिस्सा है, कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात ऋण, इन क्षेत्रों को लोन देना अनिवार्य है। ये सभी इनका एक फिक्स्ड हिस्सा कृषि में जाना चाहिए, सूक्ष्म लघु एमएसएमई में जाना चाहिए, शिक्षा में भी जाना चाहिए, आवास में भी जाना चाहिए। इन सभी क्षेत्रों में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लोन है वो जाना अनिवार्य है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लोन पोर्टफोलियो, जो भी लोन देती है स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके पोर्टफोलियो में जो भी लोन दिया गया है उनका 50% हिस्सा है 25 लाख रुपए तक के लोन और एडवांस शामिल होने चाहिए। तो 50% हिस्सा है, जैसे कि 100 करोड़ लोन दिया गया है उनमें से 50 करोड़ लोन यानी उनका 50% जो भी पोर्टफोलियो जितना भी लोन दिया गया है 50% ऐसे लोन होने चाहिए जो कि 25 लाख रुपए तक हो। 25 लाख रुपए तक के लोन 50% होने चाहिए, उसके अलावा 50% कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 50% लोन है वो 25 लाख रुपए तक के होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जब शुरुआत होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो न्यूनतम पेड अप कैपिटल कम से कम कितनी होनी चाहिए? प्रारंभ में स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए और बैंक शुरू होने के 5 साल के अंदर ये 200 करोड़ होनी चाहिए। तो एसएफबी के पास कम से कम एटलीस्ट 200 करोड़ रुपए हैं। एक आगे सवाल भी आएगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम पेड अप कैपिटल कितनी, तो 200 करोड़ है। यदि शुरुआत में पूछे तो 100 करोड़ चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार चल रही है 5 साल कंप्लीट कर दी तो उनके पास 200 करोड़ रुपए का एक न्यूनतम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल का मतलब यानी यदि कोई यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक है शेयर मार्केट में अपना शेयर लिस्ट करें या फिर आईपीओ लेके आए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत यहाँ पर शेयर मार्केट में सबसे पहले लिस्टिंग की जाती है, यानी पब्लिक से फंड यहाँ पर रेज किया जाता है, पब्लिक से फंड लिया जाता है पब्लिक को शेयर देकर। ठीक है, शेयर देकर तो यहाँ पर क्या करती है ये शेयर को बेचती है। तो टोटल शेयर बेचकर यदि आपके कम से कम 200 करोड़ रुपए हो जाए तो वो होगा एक न्यूनतम मिनिमम पेड अप कैपिटल है जो उनको मिली है शेयर सेल करके, तो वो आपकी 200 करोड़ होनी चाहिए। 5 साल के अंदर अंदर उन शेयर की वैल्यू 200 करोड़ हो जानी चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। 500 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति पर 3 साल के भीतर लिस्टिंग अनिवार्य होगी।
500 करोड़ की कुल संपत्ति हो गई तो उनको लिस्ट करना अनिवार्य होगा शेयर मार्केट में। यदि 500 करोड़ हो जाते हैं उस केस में 500 करोड़ से कम शुद्ध संपत्ति वाले छोटे वित्त बैंक भी अपने शेयरों को स्वेच्छा से सूचीबद्ध करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 500 करोड़ होने पर ही आप लिस्टिंग कराएं मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, उससे पहले भी अपनी इच्छा से वो लिस्टिंग करा सकते हैं। लेकिन यदि उनके 500 करोड़ टोटल एसेट हो चुके हैं उस केस में उन्हें 3 साल के भीतर है वो लिस्टिंग कराना ही पड़ेगा। मिनिमम 200 करोड़ रुपये हैं, एसएफबी है, सबसे पहले 100 करोड़ चाहिए, लेकिन 5 साल के भीतर वो 200 करोड़ उनके पास हो जाना चाहिए। पेमेंट बैंक 5 वर्ष के संचालन के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक में रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकती है। यहाँ पर नाम आ रहा पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक अलग है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग है। तो कोई पेमेंट बैंक है वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकती है। तो 5 साल का संचालन जरूरी है कि पेमेंट बैंक कम से कम 5 साल तक है वो अस्तित्व में रह रही है, उसके बाद वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करना होगा, ऐसा नहीं डायरेक्टली उनको कर देंगे, वहाँ पर देखा जाएगा उनके पास कितनी पेड अप कैपिटल वगैरह है। एकल और समूह देनदारों के लिए अधिकतम ऋण आकार और निवेश सीमा एक्सपोजर क्रमश इसकी कैपिटल फंड के 10% और 15% तक सीमित होगी। यदि कोई इंडिविजुअल है उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट सीमा है इनमें वो टोटल कैपिटल फंड के 10%, इन कैपिटल फंड जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का है उसका 10% वो निवेश कर सकते हैं। और यदि कोई ग्रुप में कर रहा है उस केस में अधिकतम जो लोन दे सकते हैं या फिर अधिकतम जो इन्वेस्ट हो सकता है वो 15% हो सकता है। तो इंडिविजुअल के लिए 10% है और ग्रुप्स के लिए 15% है इन्वेस्टमेंट या लोन का रहता है। टोटल जितना भी उनके पास एक्सपोजर पड़ा हुआ है 100 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टली 100 करोड़ थोड़ी दे सकते, तो अधिकतम उनका कैपिटल फंड का 10% जा सकता है, एकल को समूह के लिए 15%। लघु वित्त बैंक की भुगतान इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान कम से कम 40% होगा। तो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की इक्विटी है, शेयर मार्केट में है, जो प्रमोटर रहेगा उसका मिनिमम प्रारंभिक योगदान 40% प्रमोटर के पास होना चाहिए। धीरे धीरे बैंक के कारोबार शुरू होने की तारीख से 12 साल के भीतर ये 26% तक कम किया जा सकता है। तो शुरुआत में प्रमोटर के पास जो इक्विटी टोटल रहती है, पूंजी रहती है शेयरों की, प्रमोटर के पास 40% होना चाहिए। यदि प्रमोटर के पास ही नहीं है तो आम जनता कैसे विश्वास करेगी। तो शुरुआत में लघु वित्त बैंक की भुगतान इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान है वो 40% होगा। धीरे धीरे 12 साल के भीतर यही 40% 26% आ सकता है। शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब यस बैंक को एक तरीके से दिवालिया हो गई थी तो एसबीआई ने वहाँ पर एक तरीके से उनके शेयर है वो खरीदे थे और धीरे धीरे एसबीआई की हिस्सेदारी कम होते गई, अभी लगभग 26% के आसपास है। तो ये यहाँ पर भी 26% 12 साल के भीतर कम किया जा सकता है प्रमोटर की, लेकिन शुरुआत में 40%। लघु वित्त बैंकों के लिए आरबीआई के द्वारा निर्दिष्ट कैश रिजर्व रेशियो और जो एसएलआर है वो बनाए रखना अनिवार्य है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी कैश रिजर्व रेशियो रहेगा और एसएलआर है वो रखना अनिवार्य है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अमाउंट आरबीआई के पास जमा होगा। जो भी लघु वित्त बैंक के पास डिपॉजिट रहता है उनका एक परसेंटेज हिस्सा जाता है आरबीआई के पास में, जो एक फिक्स्ड रहता है सीआरआर। और एसएलआर है वो, एसएलआर का मतलब है बैंकों के पास कुछ धन जमा होना चाहिए, ऐसा नहीं पूरा का पूरा वो लोन दे दें। तो ये लघु वित्त बैंक की कुछ विशिष्ट विशेषताएं थी। इसके अतिरिक्त लघु वित्त बैंक 500 करोड़ की कुल संपत्ति तक पहुंच जाता है तो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जा सकता है। 500 करोड़ में उसको लिस्टिंग भी अनिवार्य है। आरबीआई ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को भी लघु वित्त बैंक में बदलने की अनुमति दी है। जो भी शहरी सहकारी बैंक है वो भी लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट हो सकती है और पेमेंट बैंक भी हो सकती है। ऐसे लघु वित्त बैंक का न्यूनतम शुद्ध मूल्य 200 करोड़। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पेड अप कैपिटल ही 200 करोड़ है और कारोबार के शुरू होने से 5 साल के भीतर 300 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए ऐसे लघु वित्त बैंक का न्यूनतम शुद्ध मूल्य, जो कि प्राइमरी शहरी सहकारी बैंक से कन्वर्ट हो रही है। अब यहाँ पर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये सबसे पहली लघु वित्त बैंक है, पहली जो फर्स्ट लघु वित्त बैंक है। टोटल वर्तमान में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें से पहली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका नाम आपको पूछे, आगे सवाल भी पूछा हुआ है, तो वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 26 अप्रैल 2016 को 17 ब्रांचेस के साथ स्टार्ट की गई पहली लघु वित्त बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। 24 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। अब 26 अप्रैल 2021 को बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 की धारा 22 क्लोज 1 के तहत आरबीआई ने उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को
एक लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की है। इस प्रकार ये लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक। ऊपर अपने देखा कि कोई भी शहरी सहकारी बैंक है वो लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट हो सकता है, और सबसे पहला ऐसा कौन सा शहरी सहकारी बैंक है जो कि लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट हुआ है, तो वो है शिवालिक। तो शिवालिक जो कोऑपरेटिव बैंक है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, वो पहला बैंक है जो कि एक तरीके से लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट हो गया है सहकारी से। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है शिवालिक वाला और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट आपका फैक्ट देखते हैं। मौजूदा भुगतान बैंक हैं जो पेमेंट बैंक हैं, ठीक है, जो निवासियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं और 5 साल के संचालन को पूरा करते हैं, विभिन्न प्राधिकरणों की सभी कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद, और यदि वे इन दिशा निर्देशों के अनुरूप है तो वो छोटे वित्त बैंकों में कन्वर्ट हो के पात्र हैं। तो ऊपर अपन ने देखा पेमेंट बैंक है वो 5 साल मिनिमम उनका संचालन अनिवार्य है। यदि पेमेंट बैंक 5 साल एक संचालन कर देते हैं और फिर वो एक नियमों की अनुपालना के तहत है वो वित्त बैंक में, लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। और आपको बताऊं, फिनो पेमेंट बैंक को सूर्योदय लघु वित्त बैंक की सावधि जमा और आवर्ती जमा की रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापार संवाददाता के रूप में आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो फिनो एक पेमेंट बैंक है, इसको सूर्योदय लघु वित्त बैंक की, अब यहाँ पर फिनो और सूर्योदय जो लघु वित्त बैंक हैं, अब सूर्योदय एक लघु वित्त बैंक है, 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनमें से सूर्योदय भी एक है और फिनो एक पेमेंट बैंक है। तो ये इन दोनों की मध्य आपस में हुई है, एग्रीमेंट हुआ है सावधि जमा और आवर्ती जमा की रेफरल सेवाओं के लिए। मैं बात कर रहा था वर्तमान में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये जो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आपका आगे सवाल भी आएगा कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जालंधर में है कैपिटल का। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, तो ये सभी आपको 12 पता होना चाहिए। जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 फरवरी 2017 को स्थापित, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, उज्जीवन का है बेंगलोर में। ठीक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी बेंगलोर में, उज्जीवन जन जीवन हो गया एक तरीके से, जन उज्जीवन, जन जीवन का बेंगलोर में है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों का बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और ये स्थापित भी आप देख सकते हो। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इक्विटी है तो चेन्नई में, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, AUJ, ठीक है, एयू का है जयपुर में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का है जयपुर में हेडक्वार्टर। कैपिटल का आपको पूछे तो आप कहेंगे जालंधर में, जो कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 24 अप्रैल 2016 को स्थापित है। इसके बाद बात करूं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका उज्जीवन का, जना का, फिनकेयर का, इनका है बेंगलोर में। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर थिरसूर में। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय थिरसूर, ESAF थिरसूर। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट है तो वो गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है दोस्तों नवी मुंबई में। कहाँ पर है, सूर्योदय होता है नवी मुंबई में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, वाराणसी है तो उत्कर्ष है, एकदम उत्कर्ष है वाराणसी, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक वाराणसी में। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये है नोएडा में, नोएडा में है शिवालिक है। और यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 2021 में बने हैं, शिवालिक भी 2021 में 26 अप्रैल को। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है सबसे लास्ट में 1 नवंबर 2021 को बना है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का नोएडा में है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का दिल्ली में है। जो जन लघु वित्त बैंक है बेंगलोर में, जिसका हेडक्वार्टर है, इसने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजैन लॉन्च किया। तो डिजिजैन किसने लॉन्च किया है, जन ने किया है। तो ये सभी हेडक्वार्टर आप एक नज़र में है वो देख सकते हो, सभी इंपॉर्टेंट है। कब लॉन्च हुआ, लास्ट में कौन सा, पहले कौन सा। जन लघु वित्त बैंक ने एक्सिस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ अपने गठजोड़ की घोषणा की है। तो जना लघु वित्त बैंक की घोषणा हुई है एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ। ये कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट है। नियो ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में नियो एक्स के लॉन्च की घोषणा की है। तो नियो ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी की है और नियो एक्स की लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड PMC बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है,
इसके साथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लेटेस्ट वाली आपने देखा 2021 में, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, 1 नवंबर 2021 में स्थापित है, इसको पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय किया गया है। ध्यान रखना ये विलय 25 जनवरी 2022 को प्रभावी हुआ। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेंट्रम ग्रुप और भारत पे के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ये किसका है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक तो सेंट्रम ग्रुप और भारत पे के बीच में जो कि विलय किया है, इसके साथ है पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऊपर के आधार पर अपन देखते हैं। भारत में लघु वित्त बैंक की संख्या अभी देखा 12 है। लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम भुगतान पूंजी कितनी है? ग्रुप डी 2019 में आया था। मिनिमम पेड अप कैपिटल उनको रेज करना है वो 200 करोड़ रुपए है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है बार बार। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बात करें कौन भारत का पहला लघु वित्त बैंक है, तो ये बता चुका हूँ मैं, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला 24 अप्रैल 2016 को स्थापित है, प्रथम लघु वित्त बैंक है। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? यूपीएससी में आ चुका है, ये ऑप्शन थी। लघु व्यवसाय इकाइयों को, जो लघु व्यवसाय इकाइयों हैं इनको लोन देना बिल्कुल है। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की आपूर्ति करना, ये भी है। लघु और सीमांत कृषकों को भी ऋण आपूर्ति की जाएगी। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये युवा उद्यमियों वाला नहीं है, बाकी केवल 1 और 2 करेक्ट है। भारत का पहला लघु वित्त बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर अपन ने देखा जालंधर में है। आरबीआई ने लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए ऑन टैप लाइसेंस व्यवस्था के तहत कितने करोड़ की न्यूनतम इक्विटी पूंजी का प्रस्ताव किया है? तो ये 200 करोड़ है। कौन सा बैंक पहला शहरी सहकारी बैंक है जैसे लघु वित्त बैंक बनने के लिए आरबीआई ने प्रधान अनुमोदन किया है? तो प्रथम शहरी कोऑपरेटिव बैंक है जो लघु वित्त बैंक बना है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि पहला शहरी सहकारी बैंक जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए इन प्रिंसिपल की मंजूरी दी है। किस छोटे वित्त बैंक ने डिजिटल और आईटी परिवर्तन के लिए किंड्रिल के साथ करार किया है? तो किंड्रिल के साथ कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने करार किया है डिजिटल के लिए? तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक है, इसने अपने टेक्नोलॉजी परिवर्तन कार्यक्रम को चलाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और डिजिटल बैंकिंग अपनाने में वृद्धि करने के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने यहाँ पर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने किंड्रिल के साथ करार किया है सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने। नेक्स्ट है आपके कितने साल के सफल संचालन के बाद भुगतान या पेमेंट बैंक को लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है? अपन ने देख लिया है 5 साल तक मिनिमम पेमेंट बैंक होगा उस केस में, उसे बाद में देखा जाएगा लघु वित्त बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में बदलने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता बताइए? तो शहरी सहकारी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता है, ये बताइए। अगला है कौन सा बैंक मुख्य रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? एमएसएमई के लिए दोस्तों बैंक है वो सिडबी है, यानी आप कहेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी है। आगे सिडबी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई है। इनके एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हैं शिव सुब्रमण्यम रमन। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है पेमेंट बैंक का, भुगतान बैंक का है दोस्तों। पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ये क्या है? तो पेमेंट बैंकों को बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस दिया गया और कंपनी एक्ट 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। कंपनी एक्ट के तहत लिमिटेड सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत और बैंकिंग एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत भुगतान बैंकों को लाइसेंस मिला है, पेमेंट बैंकों को लाइसेंस मिला है। पेमेंट बैंक हेतु 23 सितंबर 2013 को आरबीआई के द्वारा नचिकेत मोर की अध्यक्षता में, तो ये नचिकेत मोर की अध्यक्षता में छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति का गठन किया गया, जो 7 जनवरी 2014 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो पेमेंट बैंक स्थापना को लेकर जो समिति गठित हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो हुई थी नचिकेत मोर की अध्यक्षता में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और 19 अगस्त 2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक लॉन्च करने के लिए 11 संस्थाओं को सैद्धांतिक रूप से लाइसेंस दिया। यहाँ पर सैद्धांतिक लाइसेंस दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइसेंस 18 महीने के लिए वैध था, जिसके भीतर संस्थाओं को आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और उन्हें इस अवधि के भीतर बैंकिंग गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। तो सैद्धांतिक रूप से एक थ्योरेटिकली लाइसेंस दिया गया है, प्रैक्टिकली यहाँ पर नहीं दिया गया। तो
तो ये 18 महीने का लाइसेंस, ताकि वो अपनी आवश्यकता को पूरा करें। ऐसा करने के लिए 11 इंस्टीट्यूट को सबसे पहले सैद्धांतिक लाइसेंस दिया गया। भुगतान बैंक के लिए ये बात है 19 अगस्त 2015 को लाइसेंस दिया गया, और जैसे ही शर्तें पूरी होने पर 18 महीने के भीतर जब संतुष्ट हो जाएगी आरबीआई, तो ये सभी आरबीआई एक्ट 1949 की धारा 22 के तहत पूर्ण लाइसेंस प्रदान इन्हें किया जाएगा। तो शुरुआत में 11 इंस्टीट्यूट को सैद्धांतिक लाइसेंस दिया गया, जिसमें बैंकिंग एक्टिविटी वो नहीं कर सकती है। तो पेमेंट बैंक की विशेषताएं अपन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे वर्तमान में कौन सी पेमेंट बैंक एक्टिव है, कौन सी नहीं है, कौन सी ने पेमेंट बैंक ने सरेंडर कर दिया है, वो बात करेंगे। लेकिन पेमेंट बैंक की विशेषताओं से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पेमेंट बैंक क्रेडिट जारी नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती। कहने का मतलब पेमेंट बैंक में अधिकतम जमा है वो 2 लाख रुपए। पहले 1 लाख रुपए लिमिट थी कि एक खाते में पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट करा सकते हो। अभी यहां पर पेमेंट बैंक में अधिकतम लिमिट है 2 लाख रुपए। ध्यान रखना, ये बैंक ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, ना तो क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, ना ही लोन दे सकते हैं। पेमेंट बैंक के द्वारा चालू खाता और बचत खाता दोनों संचालित किए जा सकते हैं। आप सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो और आप यहाँ पर करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो पेमेंट बैंक में। और भुगतान बैंक एटीएम कार्ड जारी कर सकती है, डेबिट कार्ड जारी कर सकती है, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग सेवाएं आपको प्रदान कर सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती है। आपको पूछ लें पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, तो पहला पेमेंट बैंक भारतीय एयरटेल ने, भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो जनवरी 2017 में स्थापित किया था। भारतीय एयरटेल ने पहला पेमेंट बैंक जनवरी 2017 में स्थापित किया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला पेमेंट बैंक भारतीय एयरटेल के द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक भारत का पहला शून्य बैलेंस, शून्य डिजिटल लेन देन वाला मोबाइल बैंक है, जो खातों से शुल्क लेता है शून्य, कोई भी पेमेंट नहीं लेता है। पेटीएम पेमेंट बैंक ऐसा पहला पेमेंट बैंक हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, जैसे कि आपने देखा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आपको 200 करोड़ रुपए मिनिमम एक तरीके से पेड अप कैपिटल चाहिए थी। पेमेंट बैंक हेतु न्यूनतम पूंजी है वो 100 करोड़ होनी चाहिए। पेमेंट बैंक हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 100 करोड़, और पहले 5 वर्षों के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी कम से कम 40% थी। यहाँ पर प्रमोटर भी 40% थी, उसमें भी 40% थी। उसमें प्रमोटर हैं वो धीरे धीरे 12 साल तक हैं वो 26% तक लास्ट में आ सकते हैं। और इसमें पहले 5 वर्षों के लिए प्रमोटर की हिस्सेदारी कम से कम 40% रहनी चाहिए। मतदान का अधिकार बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित किया गया, और कोई भी शेयर धारक का मतदान अधिकार वो 10% तक सीमित है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 26% तक बढ़ाया जा सकता है। 5% से अधिक के किसी भी अधिग्रहण के लिए आरबीआई की मंजूरी की आवश्यकता होगी। 5% से अधिक के लिए कोई अधिग्रहण है, बाई करना चाहता है, 5% से अधिक इक्विटी उसमें लेना चाहते हैं, उस केस में आरबीआई की मंजूरी चाहिए। 5% से अधिक हिस्सा है उस पेमेंट बैंक में लेना चाहता है, तो आरबीआई की अनिवार्य यहाँ पर मंजूरी रहेगी। 5% से कम तो आप कर सकते हो इन्वेस्ट। गैर बैंकिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए सहायक कंपनियां नहीं बना सकता है। गैर बैंकिंग गतिविधियों के लिए आप सहायक कंपनियां हैं, सब्सिडरी हैं, जैसे अदर जो कमर्शियल बैंक वगैरह सब्सिडरी रहती है उनकी, लेकिन यहाँ पर पेमेंट बैंक है वो सहायक कंपनियां नहीं बना सकते हैं। इसकी 25% शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए। बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देखा है। अब यहाँ पर आरबीआई को प्राप्त 41 आवेदकों में से अंतिम पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित जो सूची आप देख पा रहे हो 11 पेमेंट बैंक हैं, जिन्हें सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से लाइसेंस दिया गया। ये सबसे पहले 41 आवेदन मिले थे आरबीआई को, इनमें से 11 को अनुमोदित किया गया। वो कौन सी हैं 11 पेमेंट बैंक? आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड, एयरटेल एम कॉमर्स सर्विस लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लिमिटेड, भारत डाक विभाग, फीमो पेटेक लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड है यानी एनएसडीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो, श्री दिलीप शांतिलाल सांघवी जो सन फार्मास्यूटिकल्स हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, वोडाफोन, एम पैसा लिमिटेड। शुरुआत में 41 एप्लीकेशन मिली, उनमें से 11 को सैद्धांतिक अनुमति दी गई। 18 महीने के भीतर उनको ये टर्म्स पूरे करने के केस में फिर प्रैक्टिकली मंजूरी दी जाती थी। पेमेंट बैंक लाइसेंस सरेंडर करने वाले सूची, तो यहाँ पर इन्होंने लाइसेंस सरेंडर कर दिया, 11 को दिया कि उसमें चोलामंडलम, सन फार्मास्यूटिकल्स और टेक महिंद्रा ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया कि हमको नहीं चाहिए पेमेंट बैंक। वर्तमान एक्टिव कितनी पेमेंट बैंक है? शुरुआत में ही उन्होंने लाइसेंस सरेंडर किया और कुछ बाद में एक्टिव डिसएक्टिव अनएक्टिव हो गई। जैसे कि वर्तमान एक्टिव पेमेंट बैंक की लिस्ट देखेंगे तो 6 ऐसी बैंक है जो वर्तमान में भी एक्टिव है पेमेंट बैंक। 6 बैंक कौन सी है पूछ ले, वर्तमान में एक्टिव भुगतान बैंक कौन सी है?
एयरटेल पेमेंट बैंक जो पहली पेमेंट बैंक थी, इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो नई दिल्ली में है। एयरटेल पेमेंट बैंक का जनवरी 2017 में स्थापित है पहली पेमेंट बैंक का। उसके बाद बात करूं तो फिनो पेमेंट बैंक एक्टिव है। फिनो का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एयरटेल का नई दिल्ली में है, फिनो का मुंबई में है। ये भी अप्रैल 2017 में स्थापित है। पेटीएम पेमेंट बैंक नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है, नवंबर 2017 में स्थापित है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एयरटेल का भी नई दिल्ली में, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी नई दिल्ली में। फिनो का मुंबई में दोस्तों, पेटीएम का नोएडा में है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सितंबर 2018 में स्थापित है। एनएसडीएल पेमेंट बैंक मुंबई में हेडक्वार्टर है, 2018 में स्थापित। और जियो पेमेंट बैंक है, नवी मुंबई में स्थापित है। ये 6 पेमेंट बैंक है। वर्तमान में जियो पेमेंट बैंक भारत में परिचालन शुरू करने वाला छठा भुगतान बैंक है, जो कि 3 अप्रैल 2018 को जियो पेमेंट बैंक लेटेस्ट है पेमेंट बैंक, जो छठा अभी चल रहा है, एक्टिव है। और निष्क्रिय भुगतान बैंकों की सूची आप देखेंगे जो कि शट डाउन कर दिए गए बाद में, तो आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, ये 26 जुलाई 2019 को क्लोज किया गया। और वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड हैं, ये 15 जुलाई 2019 को क्लोज किया गया। ये निष्क्रिय हो गए हैं, शट डाउन कर दिए गए हैं। काफ़ी ने अपने लाइसेंस रेंडर किए हैं। वर्तमान में एक्टिव वाले एयरटेल है, फिनो है, पेटीएम है, इंडिया पोस्ट है, एनएसडीएल है, जियो पेमेंट। अब आपके सामने टॉपिक है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, AIFI यानी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 5 वित्तीय नियामक निकाय हैं। वो कौन से हैं? तो 5 वित्तीय नियामक निकाय में आपका एग्जिम बैंक आती है, नाबार्ड आता है आपका, इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपका सिडबी आता है, नेशनल हाउसिंग बैंक आता है और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नाफिड आता है। तो पहला यहाँ पर एग्जिम बैंक यानी आप बोले निर्यात आयात वाला बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला बैंक। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। एग्जिम बैंक की एक तो स्थापना कब हुई है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना है 1982 में। 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना और एग्जिम की भी स्थापना। एग्जिम स्थापना 1982 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अधीन इसको स्थापित किया गया है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। एग्जिम का हेडक्वार्टर मुंबई में, नाबार्ड का भी मुंबई में है। एग्जिम की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं हर्षा बंगारी। मिस हर्षा बंगारी है मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जिम बैंक की, हर्षा बंगारी। भारतीय निर्यात आयात बैंक का प्राथमिक कार्य है भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना। किस प्रकार फाइनेंस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, वो कार्य है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का। सुविधा प्रदान करना, इंटरनेशनल जो बिजनेस अपना व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको बढ़ावा देना। इसका स्वामित्व तो भारत सरकार के पास में है। तो ये एग्जिम बैंक है, इसके ओनर कौन है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसका संचालन भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्ट 1981 के तहत होता है। तो ये एग्जिम बैंक का मोटे मोटे तौर पर आपके सामने डिटेल। अब बात करते हैं, सेकेंड है आपका नाबार्ड। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नाबार्ड की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए, बैंक किससे रिलेटेड है? ग्रामीण विकास से है, कृषि विकास से है। तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में, 12 जुलाई याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। और सवाल पूछा हुआ है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक्ट 1981 को लागू करने के लिए संसद में एक्ट यहाँ पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। तो ये नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर 1982 को हुई। इसका ओनर है भारत सरकार है, वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री साजी केवी हैं, 7 दिसंबर 2022 के बने हैं अध्यक्ष यहाँ पर नाबार्ड के साजी केवी। नाबार्ड के कार्यों की बात करें तो विभिन्न यहाँ पर कार्य हो जाएंगे। जो नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, तो इसके ऋण वाले भी कार्य हैं और जो बिना ऋण वाले भी कार्य हैं। कृषि ऋण और गैर कृषि ऋण की बात करते हैं। नाबार्ड के कार्य में एक तो संवर्धन और विकास करना, पुनर्वित्त पोषण है यानी रीफाइनेंस है, वित्त पोषण है, आयोजना और अनुपरिवर्तन पर्यवेक्षण, ये नाबार्ड के प्रमुख कार्य आते हैं जो कि कृषि से संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है नाबार्ड, लोन देती है ग्रामीणों को। नाबार्ड को समन्वित ग्रामीण विकास के समर्थन और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योग,
कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनुषंगी आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन और विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनका विनियमन करने का आदेश दिया जाता है। नाबार्ड का लोन देना है सभी ग्रामीण परिवेश में, हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग में, लघु उद्योग में लोन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी नाबार्ड। कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित मामलों पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों को नीति निर्माण में भी सहयोग करती है नाबार्ड। ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण करती है नाबार्ड। कृषि, गैर कृषि, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में संवर्धनात्मक और विकासात्मक पहल सरकार प्रायोजित कार्यक्रम के तहत सहमेल वित्तीय समावेशन करती है नाबार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को वित्तीय समावेशन प्रयासों में सहयोग करती है। आजीविका अवसर और सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन पर बल देती है नाबार्ड। ऋण सहकारिताओं के कार्मिकों व बोर्ड सदस्यों व ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के स्टाफ का भी वित्त पोषण करती है। अनुसंधान और विकास, ग्रामीण नवोन्वेष आदि को सहयोग करती है नाबार्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि गतिविधियों के लिए निवेश ऋण है। दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ समय के लिए ऋण उपलब्ध कराती है गैर कृषि और कृषि दोनों गतिविधियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बात हो रही है। उत्पादन तथा विपणन ऋण है, ये भी अल्पावधि के लिए उत्पादन और विपणन ऋण और गैर कृषि कृषि गतिविधियों के लिए दीर्घ अवधि ऋण है वो करवाती है नाबार्ड। ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं और सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों को ऋण देती है नाबार्ड। तो ये सभी नाबार्ड के विभिन्न इंपॉर्टेंट कार्य आपके सामने है। भारत सरकार की चयनित पूंजी निवेश सब्सिडी योजनाओं के पास एक थ्रू एजेंसी के रूप में काम करती है नाबार्ड। तो नाबार्ड यहाँ पर सहकारिताओं और उत्पादक संगठनों को प्रत्यक्ष लोन भी देती है। नेक्स्ट अपना सिडबी है, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सिडबी का भी नाम आता है। सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना कब हुई दोस्तों? आप कहेंगे 2 अप्रैल 1990 को सिडबी स्थापित हुआ है। कब हुआ है? 1990, 2 अप्रैल को सिडबी की स्थापना हुई। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को। और सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है। अब सिडबी है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। अब स्मॉल इंडस्ट्रीज को इसके अंतर्गत एमएसएमई आ जाती है। तो भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है। एमएसएमई वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय सिडबी है, जो एमएसएमई को कंट्रोल करती है। इसे दिनांक 27 मार्च 2000 को आईडीबीआई से अलग कर दिया गया। पहले आईडीबीआई है, इसके अंतर्गत काम करता था सिडबी, और आईडीबीआई से इसे अलग किया गया 2000 में। सिडबी का हेडक्वार्टर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ यूपी में सिडबी का मुख्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? शिव सुब्रमण्यन रमन है। इसका उद्देश्य क्या सिडबी का? तो इसका उद्देश्य है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को रीफाइनेंस सुविधाएं प्रदान करना, उद्योगों को सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी प्रदान करना। तो जो भी बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं उनको रीफाइनेंस करेगी और उद्योगों को सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करती है, वो है आपका सिडबी, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है। 1990 में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अपना जो ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में नेशनल हाउसिंग बैंक का नाम आता है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये स्थापना हुई है 1988 को। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अधीन 9 जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय आवास बैंक नाम से स्पष्ट है, आवास से संबंधित बैंक है। भारत में आवासीय वित्त के लिए सर्वोच्च ये निकाय संस्था है। और ये एक यहाँ पर अमेंडमेंट भी हुआ है, पहले 1987 के नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट के तहत ये स्थापित हुई है, लेकिन वित्त अधिनियम 2019 ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 में एक संशोधन किया है। वित्त फाइनेंस एक्ट 2019 ने क्या नेशनल हाउसिंग एक्ट 1987 में अमेंड किया है। तो ये संशोधन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैं, इनके विनियमन की शक्तियां आरबीआई को प्रदान की गई हैं। वित्त एक्ट 2019 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की शक्तियां दी गई आरबीआई को। तो नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शरद कुमार होता है वर्तमान में नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर, इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये मोटे मोटे तौर पर इसका। अब इसके उद्देश्य की बात करें, राष्ट्रीय आवास बैंक है तो आवास संबंधित जो भी यहाँ पर होगा, जैसे जनसंख्या के सभी वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़, स्वस्थ,
व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना, आवास वित्त प्रणाली को समग्र वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करना। किस टाइप आवास के लिए वित्त की आवश्यकता रहती है, उन सभी प्रणाली सिस्टम को एकीकृत करना, सभी को एकजुट करना, एक साथ लाना, उनको कंट्रोल करना, ये सभी आपके आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक है। आवास ऋण को और अधिक किस प्रकार किफ़ायती बनाए जा सके हैं, होम लोन को अधिकतम अधिनियम के तहत प्राप्त नियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को कंट्रोल करना है, जो कि आवास के लिए लोन देती है, उनको कंट्रोल करने के लिए आवास के लिए निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्री की आपूर्ति में वृद्धि को प्रोत्साहित करना और देश में आवास स्टॉक को उन्नत करना, सार्वजनिक एजेंसियों को आवास के लिए सुविधा प्रदाता और सेवा युक्त भूमि की आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के लिए प्रोत्साहित करना, आवास प्रदान करना, स्थापित करना, समर्थन करना, सहायता करना, ये सभी है राष्ट्रीय आवास बैंक के उद्देश्य है। तो इसमें मोटे मोटे तौर पर इसकी स्थापना कब हुई है, 1988 में इसकी स्थापना की गई है और ये जो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, एमडी वर्तमान में शरद कुमार होता है। अगला जो आपका ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में NABFID का भी नाम आता है, यानी NABFID का मतलब क्या हुआ, नेशनल बैंक फॉर यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम आ रहा है, विकास आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है नाम। तो इसकी स्थापना है 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के द्वारा की गई। तो नेफिड बुनियादी ढांचे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बुनियादी ढांचा को किस प्रकार फाइनेंस करना है, वित्त पोषण के लिए एक विकास वित्तीय संस्थाएं हैं। तो बुनियादी ढांचे को फाइनेंस करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्थान जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए वित्तीय विशेष वित्तीय संस्थान है, लॉन्ग टर्म लंबी अवधि का फाइनेंस उपलब्ध कराती है, नेफिड है। और ये फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं बुनियादी ढांचे के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। नेफिड को भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45L और 45N के तहत रिजर्व बैंक के द्वारा AI ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। तो ये एक ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो चुकी हैं, पहले 4 थी तो अभी नाफिड भी जुड़ चुके हैं, 2021 में 5 हो चुकी हैं। तो इसके अतिरिक्त एक्जिम बैंक आपने देखा, नाबार्ड देखा, नेशनल हाउसिंग बैंक देखा, सिडबी देखा और नेफिड देखा। और यहाँ पर चेयरमैन कौन है नेफिड के वर्तमान में, तो KV कामत हैं, KV कामत हैं वर्तमान में चेयरमैन। अब नेक्स्ट अपना जो मुद्रा बैंक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुद्रा बैंक है, ये एक सिडबी का ही सब्सिडरी है। तो मुद्रा बैंक, इसकी फुल फॉर्म क्या है मुद्रा की, माइक्रो M यानी माइक्रो UN यूनिट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक्स मुद्रा बैंक। तो इसकी स्थापना है 8 अप्रैल 2015 को। आप मुद्रा स्कीम के तहत भी इसे देखते हो। तो ये 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना सिडबी के अधीन की गया, मुद्रा बैंक के सिडबी के अधीन, ध्यान रखना सवाल पूछा हुआ, सिडबी के अधीन है मुद्रा बैंक। मुद्रा की फुल फॉर्म देखी, सिडबी के अधीन है, 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना हुई है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। मुद्रा बैंक 3 कैटेगरी में विभाजित है। मुद्रा बैंक में 3 कैटेगरी कौन सी, शिशु कैटेगरी, तरुण कैटेगरी और किशोर कैटेगरी। शिशु से शुरुआत होती है। शिशु श्रेणी में छोटे उद्यमियों को 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, शिशु में 50,000 रुपये का लोन, तरुण कैटेगरी में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन और किशोर कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। मुद्रा बैंक का मुख्य उद्देश्य है छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान करके उन्हें स्वयं का व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित करना, किस प्रकार वो स्वरोजगार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार देना है ऋण प्रदान करके। मुद्रा बैंक के तहत विशेषकर जो प्राथमिकता दी जाती है वो महिलाओं को दी जाती है, SC ST है, दलितों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है कर्ज लेने के लिए। मुद्रा बैंक है छोटे फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, उनको रीफाइनेंस भी करती हैं ताकि वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को लोन दे सके। जितने भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उनको रीफाइनेंस करती हैं और ताकि वो आगे लोन दे तो उनको भी फाइनेंस मिले, ऐसा नहीं कि वो लोन दे डूब जाए तो वो रीफाइनेंस पर रहती है। तो ये मुद्रा बैंक ऐसा भी करती है। मुद्रा बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए एक तरीके से लोन प्रदान करती है। और यहाँ पर मुद्रा बैंक में शिशु को 40% लोन दिया जाता है शिशु के तहत, किशोर को 35%, तरुण को 25% लोन रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपना है IDFC यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसकी स्थापना 1997 में हुई है। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी 1997 में स्थापित है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ साथ परिसंपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग के लिए वित्त और सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है।
अगला है आईपीसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो 1948 में हुई है। आईएफसीआई की 7 सहायक और एक सहयोगी कंपनी है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में ये एक विकास वित्त संस्थान है। नेक्स्ट अपना वेरी इंपॉर्टेंट यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा विकसित है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सवाल आता है यूपीआई है जो अपन ट्रांसफर करते हैं, भीम यूपीआई हो गया, फोन पे, गूगल पे से, सभी में यूपीआई है, ये काम आती है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, एक ऐसा इंटरफेस सभी में कॉमन एक तरीके से। इसको विकसित किसने किया है? तो इसको विकसित किया है एनपीसीआई। यूपीआई एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आगे डिटेल में बात करेंगे एनपीसीआई की। तो 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की स्थापना हुई। यूपीआई कब आया अस्तित्व में? 11 अप्रैल 2016, 11/4/2016। तो 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई अस्तित्व में आया। ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम इंटर बैंक पीयर टू पीयर करता है, पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर वो कह सकते हैं। तो ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, तुरंत भुगतान हो सकता है, पीयर टू पीयर कर सकता है, पीयर और पर्सन टू मर्चेंट भी कर सकता है। पर्सन टू मर्चेंट है यानी एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में, एक व्यक्ति के खाते से एक पर्सन से एक ऐसा मर्चेंट है जो सुविधा प्रदान करता है काफ़ी पर्सन को, तो उस पर्सन से एक ही मर्चेंट के पास पेमेंट जा सकता है, अलग अलग पर्सन से एक ही मर्चेंट के पास। तो पर्सन टू मर्चेंट जा सकता है, पर्सन टू पर्सन जा सकता है। P2M P2P ट्रांजेक्शन है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के तहत होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं यूपीआई के तहत। जैसे अगस्त 2023 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 10.5 बिलियन टोटल ट्रांजेक्शन हुए हैं, 10.5 बिलियन ट्रांजेक्शन लेन देन हुई है। जुलाई 2023 में ये 9.9 थी और अगस्त 2023 में ये 10.5 बिलियन ट्रांजेक्शन। और यूपीआई में ट्रांजेक्शन के अलावा टोटल कितने रुपए का ये लेन देन हुआ? तो 2023 अगस्त में 15.7 लाख करोड़, यहाँ पर 15.7 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। और इससे पहले जुलाई 2023 में 15.3 लाख करोड़ रुपए का टोटल ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ये यूपीआई के तहत कुछ रिकॉर्ड हैं। अब यूपीआई को जो अस्तित्व में लाया गया है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लाया है, यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये क्या है? एनपीसीआई। काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं कौन सा एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, कौन सा नहीं है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना पूछ रहे तो आप कहेंगे दिसंबर 2008 में हुई। ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्थापित है। 2008 में इसकी स्थापना हुई है। एनपीसीआई की स्थापना आप पूछें तो आप कहेंगे दिसंबर 2008 में एनपीसीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा ये स्थापित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर इसका एनपीसीआई का मुंबई महाराष्ट्र में है। इनके चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो वो हैं विश्व मोहन महापात्रा। एनपीसीआई के अध्यक्ष हैं विश्व मोहन महापात्रा। एमडी और सीईओ कौन है एनपीसीआई के? तो एमडी सीईओ है दोस्तों दिलीप असबे। दिलीप असबे हैं एमडी और सीईओ एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। एनपीसीआई के प्रोडक्ट आपको पूछ लें, जैसे कि इसकी स्थापना 2008 में हुई और आपने ऊपर देखा यूपीआई। यूपीआई भी एक एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। इसके अतिरिक्त काफ़ी प्रोडक्ट है। सवाल पूछ ले कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा नहीं है, तो ये याद रखिए क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। अब एनपीसीआई के प्रोडक्ट में आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना आधार कार्ड लेके जाओ, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका खाता लिंक है, जैसे एसबीआई में आपका खाता है, आपको एसबीआई अकाउंट से रुपए उठाने हैं, तो आप डायरेक्टली किसी ऐसे शॉप पे जाइएगा जहाँ पर पीओएस सुविधा है। तो वहाँ से आप जो माइक्रो एटीएम सुविधा है वहाँ से अपने आधार कार्ड से बायोमेट्रिक के जरिए आप पेमेंट उठा सकते हो। तो वो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी एनपीसीआई की देन है। ठीक है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या कब आया? तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, ये भी एनपीसीआई के तहत आता है। भीम है, ये भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। ठीक है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, ये क्या है आगे डिटेल में इसकी बात करेंगे। जो इमेज वाली चेक की इमेज ली और वो आगे चला जाता है। डिजिटल रुपी है, ये भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस है, ये भी एनपीसीआई का सिस्टम है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनपीसीआई, नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनपीसीआई, एनयूयूपी सर्विस भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर *99 *99 हैज है क्वारी सर्विस ऑन आधार मैपर।
रुपए है, रुपए भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, भारत क्यूआर, यूपीआई लाइट, यूपीआई 123, यूपीआई लाइट एक्स वगैरह, ये सब कुछ प्रोडक्ट हैं एनपीसीआई के। सवाल आता है निम्नलिखित में से कौन सा एनपीसीआई का प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कहेंगे ये आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भीम है, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, डिजिटल रुपी जो ई रुपी जैसे आप बोलते हो डिजिटल रुपी, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाना। एनडब्ल्यूपी, ठीक है, एनडब्ल्यूपी सर्विस है, क्वेरी सर्विस आधार कार्ड वाली, रुपए है, यूपीआई है, भारत क्यूआर है, यूपीआई लाइट, यूपीआई 123, ये सभी एनपीसीआई के प्रोडक्ट हैं। इनके जो प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं डिटेल में, जैसे एक यहाँ पर प्रोडक्ट था आपने देखा डिजिटल रुपी, तो डिजिटल रुपी जैसे आप ई रुपी बोलते हो, ये क्या नया देन है भाई, डिजिटल रुपये की क्यों जरूरत पड़ी जब यूपीआई से इतना आसानी से काम हो रहा है, इतना इंस्टेंटली काम हो रहा है, तो यहाँ पर डिजिटल रुपए की क्यों ज़रूरत पड़ी। तो डिजिटल रुपए जिसे आप सिंबल कहते हो ई रुपी, इस टाइप से रहता है इसका सिंबल, इसे ई आईएनआर भी कहा जाता है। तो भारतीय रुपए का टोकन युक्त डिजिटल संस्करण है। तो ये डिजिटल करेंसी हैं जो टोकन युक्त हैं, एक तरीके से वैलेट फॉर्म में रहती है ये। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिस प्रकार आप देखते हो बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह। तो बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक तरीके से इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन करे उसे पकड़ नहीं सकते हो किसने किया। तो यहाँ पर अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, इलीगल काम बहुत हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इंडिया में बिटकॉइन जैसा ही आप समझ सकते हो एक ऐसा वैलेट है, एक ऐसा टोकन युक्त डिजिटल एडिशन है, वो ई रुपी है, वो डिजिटल रुपी है। यूपीआई के, जब यूपीआई में क्या होता है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि किसी का एसबीआई में अकाउंट था तो किसी का अलग बैंक में आईसीआईसीआई में था, ठीक है। तो प्रतिदिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं एक साथ ट्रांजैक्शन को क्लियर कर दें वो, तो एसबीआई का जैसे कि आपने किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यूपीआई से पेमेंट किया है, तो वो देखेगा पर डे ट्रांजैक्शन को एक साथ वो क्लियर करते हैं। तो जैसे कि किसी ने एसबीआई से आईसीआईसीआई में 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है, फिर आईसीआईसीआई ने किसी ने एसबीआई में 150 करोड़ का किया है, तो वो देखेगा कि अभी एसबीआई को और देने हैं 50 करोड़, तो वो डे एंड में एक साथ है वो क्लियर होता है। लेकिन जब एक ऐसा सिस्टम आ जाए इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, चीज़ें और आसान हो जाएं, तो वो है डिजिटल करेंसी, वो है आपका ई रुपी है। ये वो एक वैलेट फॉर्म है, जैसे आप देखते हो पहले आता था पेटीएम वैलेट वगैरह, तो पेटीएम वॉलेट में आपने रुपए डालते थे, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र हो जाते थे किसी अदर के पेटीएम अकाउंट में। इसी प्रकार ये भी डिजिटल रुपी का एक अलग वॉलेट आ जाएगा, जो एक डिजिटल रुपी के वॉलेट से दूसरे डिजिटल रुपी वॉलेट में वो चला जाएगा। इसमें क्यूआर कोड भी फंक्शन करेगा, डायरेक्टली क्यूआर कोड आपने स्कैन किया उस डिजिटल वॉलेट, ये जो डिजिटल वॉलेट आएगा वो प्रत्येक बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई है वो अपना एक डिजिटल वॉलेट निकाल देगा, एचडीएफसी निकाल देगा, एसबीआई निकाल देगा, और वो डिजिटल वॉलेट है एक साथ ही काम करेगा सभी के लिए। और ये लॉन्चिंग कब हुई है इस डिजिटल रुपी की, ई आईएनआर की, देखिए प्रस्तावित तो 2017 में न्यूज़ में आ रहा था डिजिटल रुपया, लेकिन 1 दिसंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। अभी भी ये अभी पूरा लॉन्च नहीं हुआ है, ट्रायल पर ही चल रहा है। डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक का उपयोग करता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन है जिस पर सेंध नहीं लगाई जा सकती, हैकिंग वगैरह है बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का काम करता है डिजिटल रुपया, जो कि अपना बिटकॉइन वगैरह इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अब 1 दिसंबर 2022 को कुछ कस्टमर को हैं ये सुविधा मिल रही है, आप पेमेंट कर सकते हो इसमें, और इस टाइप से आपको यहाँ पर टोकन मिलता है। ये आप देख सकते हो डिजिटल करेंसी, जो अपने पास रुपए रहते हैं फिजिकल, वही सेम करेंसी यहाँ पर डिजिटल में है। डिजिटल में कॉइन में आपको 50 पैसे का कॉइन मिल जाएगा और 1 रुपये का कॉइन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ई रुपये का सिंबल है और यहाँ पर पैसे हैं 50, और बाकी रुपए में आपको जो 2 नोट मिलते हैं, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100, 200, 500, 2000 है, वो सेम करेंसी यहाँ पर भी मिलेगी। तो ये बैंक नोट हो गई। और प्रिंटर के तहत यहाँ पर एक तो एनपीसीआई का प्रोडक्ट है और बाकी आरबीआई के तहत यहाँ पर आरबीआई जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा एक तरीके से ये ऑनलाइन प्रिंटिंग। और ये जो फाइनेंस बिल 2022 एनेक्टेड विद अमेंडमेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए ये एक संशोधन हुआ फाइनेंस बिल 2022 का। नेक्स्ट अपना है जो मोबाइल पेमेंट ऐप है भीम, तो भीम भी एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। भारत, भीम की फुल फॉर्म पूछे तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो भीम यानी
भारत इंटरफेस, BH यानी भारत है, उसके बाद इंटरफेस M यानी मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी ये एक मोबाइल पेमेंट ऐप है जो NPCI के द्वारा 30 दिसंबर 2016 को स्थापित किया गया है। तो भीम आया 2016 को, 20 भाषाओं में ये वर्तमान में उपलब्ध है और भीम को इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना था भूटान। 2021 में भूटान है भीम UPI को अपनाने वाला पहला देश था। तो ये भीम का हो गया। UPI लाइट क्या चीज़ है? UPI लाइट है, इसमें आपको UPI कोड हैं वो डालने नहीं पड़ते हैं। UPI पिन एंटर किए बगैर आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो UPI लाइट में, यानी तुरंत पेमेंट करना होता है। आपने RBI ने देखा कि 50% जो पेमेंट होते हैं ना UPI के, उसमें 200 रुपये से कम के होते हैं। तो 200 रुपये के कम के जब 50% पेमेंट होते हैं तो क्यों ना इस प्रकार का एक लाइट सिस्टम लाया जाए जिसमें तुरंत पेमेंट हो जाए बिना पिन डाले। तो UPI लाइट एक वॉलेट होता है जो यूजर्स को बिना UPI पिन डाले 200 रुपये तक का तत्काल लेन देन कर सकते हो और UPI लाइट में अधिकतम आपको 2000 रुपये जोड़ सकते हो। तो UPI लाइट वॉलेट में आपका 2000 रुपये अधिकतम रह सकते हैं। पर डे आप 2-2000 करके 2 बार ऐड कर सकते हो, तो 4000 रुपये पर डे ऐड कर सकते हो। एक बार में 2000 रुपये ऐड कर सकते हो, उसे यूज़ करने के बाद आप उसमें और डाल सकते हो। तो UPI लाइट वॉलेट यूजर्स को बिना UPI पिन डाले 200 रुपये तक का तत्काल लेन देन करने की अनुमति देता है वैलेट फॉर्म में। अब यहाँ पर एक दोस्तों 7 सितंबर 2023 को लेटेस्ट है, NPCI ने क्या किया, अपने अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत 4 और प्रोडक्ट लॉन्च किए सितंबर 2023 में। एक क्रेडिट लाइन ऑन UPI किया, क्रेडिट लाइन ऑन UPI लाइट X किया, टैप एंड पे UPI किया, हेलो UPI किया। तो ये 4 सिस्टम क्या है उसके बारे में बात करें तो UPI लाइट X है, जैसे आपने ऊपर देखा UPI लाइट है जिसमें बिना UPI पिन डाले आप 200 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। UPI लाइट X क्या है? अब ऐसा हो जाए जहाँ पर बिना इंटरनेट हो, इंटरनेट की सुविधा ही नहीं हो, ऐसे एरिया में आप चले जाएँ, रिमोट एरिया में जहाँ पर नेटवर्क बहुत हो ही नहीं, नेटवर्क बिल्कुल जीरो हो जाए, आपका डिवाइस में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है किसी भी आपकी टेलीकॉम ऑपरेटर का। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करता है, यानी 2 डिवाइस पास में, जैसे कि आप जेंडर वगैरह से किस प्रकार फाइलों को ट्रांसफ़र करते हो, आपस में पास ट्रांसफ़र में वाईफाई वगैरह का यूज़ करते हो, यहाँ पर भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज़ होता है और वो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है एक तरीके से। बाद में जैसे ही ऑनलाइन आएगा तो वो ट्रांजेक्शन शो हो जाएगा आपके अकाउंट में, तो एक से दूसरे में चला जाएगा ऑफलाइन तरीके से। UPI लाइट X का मतलब यही है कि ऑफलाइन किस प्रकार आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोनों में UPI लाइट X रहेंगे तो वो एक तरीके से फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं UPI लाइट X के ज़रिए। क्रेडिट लाइन ऑन UPI है। अब पहले तो क्या होता था, अपने सेविंग अकाउंट में यदि पैसे पड़े हुए हैं उस केस में आप क्या कर सकते थे, UPI से पेमेंट कर सकते थे। क्रेडिट लाइन में आपको एक तरीके से लोन है, एक छोटा सा लोन पहले ही दे दिया जाएगा, डायरेक्टली आपकी अनुमति है तो वो लोन लेकर भी आप UPI का पेमेंट हो सकता है। टैप एंड पे UPI है, ये सेम इसी टाइप से काम करता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर काम करता है। टैप एंड पे UPI है, यदि किसी ने एनेबल कर रखा है तो वो वाईफाई वगैरह से कनेक्ट होकर डायरेक्टली आपका पेमेंट हो जाता है। हेलो UPI है, आप बोलकर भी UPI पेमेंट कर सकते हो। हेलो UPI का उपयोग करता क्या है, स्मार्टफोन के साथ इंटरेक्टिव वार्तालाप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके तहत भारत बिल पे कनेक्ट है, ये एलेक्सा जैसा फीचर प्रदान करता है। भारत बिल पे कनेक्ट के तहत आप बातचीत करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। ये हेलो UPI और भारत बिल पे कनेक्ट है, ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और एक दोस्तों यहाँ पर NPCI का प्रोडक्ट है UPI 123 पे। 123 पे है, ये कॉल करो और पे करो, यानी जो फीचर फ़ोन है जिसमें इंटरनेट वगैरह नहीं चलता है तो वो कॉल भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग UPI सर्विस प्रोवाइडर हैं, अपने नंबर जारी करते हैं कॉल करने के लिए। वहाँ पर उन नंबर से वो सबसे पहले बोलेगी कि आपका कौन से बैंक में अकाउंट लिंक है, तो आप बैंक का नाम बोल सकते हो जिस भी अकाउंट में लिंक है। उसके बाद आप अपने UPI पिन वगैरह सेट करके कौन से मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है वो मोबाइल नंबर डाल के आप डायरेक्टली ऑफलाइन है फीचर फ़ोन में ये पेमेंट कर सकते हो, UPI पे कर सकते हो। UPI 123 पे इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट अपना NWP सर्विस क्या है, तो NWP सर्विस है, ये भी NPCI का प्रोडक्ट है। NWP सर्विस यानी नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर N यानी नेशनल, U यानी यूनिफाइड, U यानी USSDP यानी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड। अब USSD का मतलब क्या है, जैसे कि आप क्या होता है काफ़ी बार अपना जो फीचर फ़ोन वगैरह है बैलेंस चेक करने के लिए आप *123# करते हो, फिर वो कमांड आता है एक प्रेस करते हो तो बैलेंस देख पाते हो। इसी टाइप ये USSD यानी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसकी फुल फॉर्म है। कभी आपको USSD की फुल फॉर्म पूछ लें, USSD कोड ये होते हैं, जैसे *99# USSD कोड है, तो ये USSD कोड काम करते हैं फीचर फ़ोन वगैरह में अच्छी तरीके से। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस
सर्विस डाटा। तो NUUP सर्विस का मतलब यही है, बिना इंटरनेट कनेक्शन वाला मोबाइल में किस प्रकार आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वित्तीय ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे NPCI के दौरान स्टार 99 हैज़ के रूप में लोकप्रिय है ये सर्विस। भारत QR क्या है, ये भी NPCI का प्रोडक्ट है। भारत QR NPCI, मास्टर कार्ड और वीज़ा के द्वारा विकसित मोबाइल डिवाइस के लिए भारत में एक एकीकृत भुगतान प्रणाली है। मोबाइल डिवाइस के लिए भारत QR को विकसित किया है NPCI, मास्टर कार्ड और वीज़ा के द्वारा। ये ध्यान रखना, मास्टर कार्ड, वीज़ा, NPCI ने भारत QR को सितंबर 2016 में लॉन्च किया है। ये उपयोगकर्ताओं को अपने पैसे को एक स्रोत से दूसरे स्रोत में ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। तो QR के जरिए ये भी काम करता है। QR कोड से कर सकते हो या फिर आधार संख्या, UPI ID, खाता संख्या IPSC से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है BBPS। भारत बिल पेमेंट सिस्टम 2013 में लॉन्च किया गया NPCI के द्वारा। 2013 में भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। और भारत बिल पेमेंट सिस्टम में क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी तरीके के आप बिल पे कर सको, जैसे कि BPS एकल खिड़की के माध्यम से बिजली का, दूरसंचार का, DTH का, गैस, पानी बिल, ये सभी बिल संग्रह श्रेणियां आपको प्रदान की जाती हैं। तो ग्राहकों की सुविधा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बिल फीस भुगतान एक ही स्थान पर करने की सुविधा है भारत बिल पेमेंट सिस्टम करता है। 6 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवासी भारतीयों के लिए भी BBPS सीमा पार आवक बिलिंग सुविधा की अनुमति दी है। नेक्स्ट अपना है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये भी NPCI का प्रोडक्ट है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है मैंने बताया। यहाँ पर चेक की इमेज ले ली जाएगी, जहाँ से उस इमेज के द्वारा वो क्लियर किया जाएगा चेक। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, चेक में आपको MICR डाटा मिलता है। आपको पता होगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि MICR है, इसका प्रयोग किस में होता है, तो चेक में होता है। और चेक को, इस डाटा को एकत्रित करने के लिए इसको कैप्चर कर लेंगे, फोटो ले लेंगे और बैंक शाखा में कैप्चर किया जाता है। और ये वास्तविक चेक मूवमेंट किए बिना, यानी आपको चेक एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना ही नहीं है, डायरेक्टली उसको फोटो ले लिया। चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया है, ये 2008 को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सिटीज लागू किया गया। नेक्स्ट अपना है रुपी यानी रुपी पेमेंट, रुपी एंड पेमेंट रुपए की फुल फॉर्म है। रुपए भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है। इंटरनेशनली यहाँ पर किस प्रकार पेमेंट होता है, जैसे वीज़ा है, ठीक है, वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, इसी प्रकार भारत में रुपए है जो कि भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। मई 2014 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया रुपए को। NPCI ने रुपए कार्ड योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिस्कवर फाइनेंशियल और JCB के साथ संबंध बनाए रखा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय है, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा है। तो इसे यहाँ पर JCB जो कि जापान का एक बैंक है और डिस्कवर फाइनेंशियल USA का यहाँ पर एक पेमेंट सर्विस करता है, इनके साथ एग्रीमेंट किया है NPCI ने, ताकि ये बहुराष्ट्रीय पेमेंट हो सके आसानी से। तो ये मई 2014 में स्थापित है। रुपए के प्रोडक्ट में आपको पूछे कौन सा रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, तो रुपए के प्रोडक्ट में क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड है, डिजिटल कार्ड है, भारत QR भी रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है। रुपए कार्ड को कब यहाँ पर एक बड़ा बढ़ावा मिला, तो वो मिला प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट में सभी को रुपए कार्ड वाले ATM मिले होंगे। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जितनी भी बैंक है उसका एक एसोसिएशन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन नाम से, जो कि भारतीय बैंक संघ का गठन है 26 सितंबर 1946 को हुआ। तो भारतीय बैंक संघ स्थापित हुआ है 26 सितंबर 1946, ठीक, 1946। भारत में बैंकिंग प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय है, मुंबई में ये स्थित है। और 1946 में जब स्थापित हुआ उसमें 22 बैंक इसके सदस्य थे। अभी IB में वर्तमान में 247 बैंकिंग कंपनियां इसके मेंबर्स हैं। वर्तमान में इनके प्रबंध निदेशक हैं जो PNB के प्रबंध निदेशक AK गोयल, अतुल कुमार गोयल हैं। ये यहाँ पर इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब नेक्स्ट अपना है मोड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट के मेथड है, जैसे IMPS के द्वारा, RTGS के द्वारा, NEFT के द्वारा जो पेमेंट किए जाते हैं उनमें क्या क्या यहाँ पर प्रावधान रहते हैं, जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आते हैं। तो पेमेंट मेथड में इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS की बात करें, इसको लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत हुई इमीडिएट पेमेंट सर्विस की, वो 2010 में हुई। 22 नवंबर 2010 को इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ये NPCI का प्रोडक्ट के तहत अपन ने देखा है। IMPS NPCI का प्रोडक्ट है और इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ये 22 नवंबर 2010 से शुरू किया गया। और IMPS भुगतान सेवा का लाभ अपन ले सकते हैं
24 गुणा 7 गुणा 365 दिन है। किसी भी समय IMPS के जरिए पेमेंट हो सकता है। सवाल पूछ लें, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत अधिकतम कितने रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो IMPS के तहत अधिकतम आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हो। पहले ये 2 लाख लिमिट थी, अभी 5 लाख की गई है। मिनिमम कितने रुपए का आप ट्रांसफर कर सकते हो इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत? मिनिमम 1 रुपये, 1 रुपये से कम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो IMPS के जरिए। 2010 में इसे शुरू किया गया है। 5 लाख और 1 रुपये के मध्य आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और UPI IMPS के टॉप पर बनाया गया है। UPI ये IMPS पर ही बनाया गया है, जिसमें मोबाइल पेमेंट फॉर्म ऑफ इंडिया, IIT मद्रास, IDRBT के द्वारा प्रमुख रूप से यहाँ पर कार्य किया गया है। यदि कोई ग्राहक IMPS प्लेटफॉर्म का उपयोग करके फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उन्हें MMID कोड का भी उपयोग किया जाता है। तो MMID कोड का उपयोग कहाँ पर होगा? जहाँ पर IMPS के जरिए आप पेमेंट करते हो तो वहाँ पर MMID कोड भी आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली पेमेंट के लिए। तो IMPS का बड़ा बड़ा सवाल बनता है, कितने रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म बनती है, कब इसका स्थापना की गई है, और MMID कोड का उपयोग कहाँ पर होता है? वो IMPS में होता है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट अपना है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जैसे आप RTGS बोलते हो। तो RTGS का पहला ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि RTGS के तहत आप यदि पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो RTGS के तहत, तो न्यूनतम कितनी राशि चाहिए? तो 2 लाख रुपए से कम पेमेंट ट्रांसफर आप RTGS के तहत नहीं कर सकते हो। RTGS के तहत, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत जो ट्रांसफर आप रुपए करते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, ये जो मेथड है ना रुपए ट्रांसफर के ही है IMPS के जरिए। आप कोई भी खाता, पहले आप ज़्यादातर NEFT करते थे, NEFT के जरिए पेमेंट करते थे, IMPS या फिर RTGS करते थे। अभी आपका UPI है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा इनकी। RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र करने के लिए न्यूनतम राशि वो 2 लाख रुपए हो गई। RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा सकने वाली राशि की कोई अधिकतम लिमिट नहीं है, कम से कम 2 लाख है, अधिकतम कितने ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। पूरे साल ये सेवा रहती है, प्रतिदिन रहती है, प्रति समय रहती है। भारत में ये जो RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट शुरू हुआ है वो 2004 में हुआ है। वैसे इसकी शुरुआत UK और फ्रांस में 1984 में हुई थी। RTGS की शुरुआत UK और फ्रांस में 1984 में, भारत में 2004 में हुई है। RTGS प्रत्येक लेन देन को एक UTR नंबर आवंटित करता है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आपको ट्रांजैक्शन जैसे ही खत्म होता है तो आपको UTR नंबर मिलता है। सवाल पूछ ले UTR नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो आप कहेंगे 22 अक्षर का यूनिक डिजिट होता है UTR में। कितना? 22 अक्षर का। RTGS एक उच्च मूल्य का, जैसे कि 2 लाख रुपए मिनिमम ट्रांसफर आप कर सकते हो, तो यहाँ पर एक हाई वैल्यू, हाई मनी, उच्च मूल्य के रुपए ट्रांसफर करने का एक सुरक्षित माध्यम है RTGS, जिसमें बिजनेसमैन है, इस टाइप के जो विश्वसनीय तरीका रहता है ट्रांसफर करने का, वो RTGS है। इसमें कोई मीडिएटरी, मध्यवर्ती की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक समय हस्तांतरण, तुरंत हस्तांतरण यानी ट्रांसफर हो जाता है। RTGS 1-to-1 बेसिस लेन देन का निपटान करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक लेन देन को व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बैंक का लेन देन है, SBI का है, जैसे UPI वगैरह में क्या होता है, यहाँ पर लेन देन है वो डे एंड में है, वो क्लियर किए जाते हैं। RTGS में तुरंत एक व्यक्ति का लेन देन है, एक बैंक से दूसरे बैंक में निपटाया जाएगा, एक बैंक से दूसरे बैंक में एक्चुअल में रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नहीं तो क्या है, आपको ट्रांसफर तो शो हो जाते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, लेकिन वो डे एंड में सभी एक साथ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक बैंक ने एक दूसरी बैंक को 100 करोड़ दिए, दूसरी ने 50 दिए, तो उसको अब 50 ही करने हैं। लेकिन यहाँ पर RTGS में वो 1-to-1 उनको करना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करता है कि धनराशि का निपटान बिना किसी ऑफसेटिंग या फिर ऑफसेटिंग जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना नेटिंग के यहाँ पर निपटान होता है। RTGS में 1-to-1 होता है। अब नेक्स्ट आपका NEFT है। NEFT की शुरुआत पूछ ले तो आप कहेंगे 2005 में इसकी शुरुआत हुई है। NEFT की फुल फॉर्म पूछे तो आप कहेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी फुल फॉर्म है। नवंबर 2005 में NEFT शुरू हुआ, सबसे पुराना है NEFT। RBI के द्वारा विनियमित किया जाता है, RBI इसको कंट्रोल करती है NEFT को। NEFT 1-to-1 भुगतान सुविधा है, इसमें भी 1-to-1 यहाँ पर होता है, एक साथ नहीं करते हैं। NEFT लेन देन केवल उन बैंकों के बीच संसाधित किया जा सकता है जो NEFT सक्षम सेवाएं प्रदान करती है। NEFT के लिए दूसरी बैंक भी NEFT हैं वो सेवाएं देनी चाहिए, तभी दोनों ही बैंकों में आपको एक IFSC कोड रहता है, उसके जरिए NEFT के जरिए आप भुगतान करते हो। NEFT लेन देन रियल टाइम में नहीं होकर कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं कि आपने पैसे भेजे तुरंत दूसरे अकाउंट में चले गए, कुछ समय लगता है। हाफ घंटे के अंतराल में ये NEFT अभी RBI करती है। जैसे मैं आप नीचे पॉइंट बताऊं कि RBI दिशा निर्देशों के अनुसार NEFT के माध्यम से किए गए भुगतान को आधे घंटे के बैच में संसाधित और निपटान किया जाता है। तो आधे घंटे के अंतराल में NEFT के जो भी पेमेंट है उनका निपटान क्लियरेंस की जाती है।
और एनईएफटी लेन देन रियल टाइम इसलिए नहीं होता है। दिसंबर 2019 से पहले एनईएफटी लेन देन के लिए फिक्स टाइमिंग थी। अभी दिसंबर 2019 के बाद यानी 2020 के बाद एनईएफटी के लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। पहले क्या था कि आपको एनईएफटी के जरिए पैसे भेजने हैं, उस केस में सोमवार से शुक्रवार 8 बजे से शाम को 6:30 के बीच में आप एनईएफटी कर सकते थे। शनिवार को 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में ही पैसे ट्रांसफर हो सकते थे एनईएफटी के जरिए। उसके बाद नेक्स्ट डे का आपको इंतजार करना पड़ता था। लेकिन 2020 में एनईएफटी लेन देन 24x7 कर दिया गया है। एनईएफटी में पैसे भेजना है तो सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करनी पड़ेगी, अकाउंट नंबर ऐड होगा, उसमें आईपीएससी कोड आएगा, उसका नाम आएगा, बेनिफिशियरी कंफर्म होगी, उसके बाद पेमेंट भेजा जाएगा। एनईएफटी लेन देन की कोई भी राशि फिक्स नहीं है कि मिनिमम इतने भेज सकते हो, अधिकतम कितने भेज सकते हो। जैसे कि आपने आरटीजीएस में देखा कि 2 लाख से उसकी शुरुआत होती है। आपने आईएमपीएस में देखा कि यहाँ पर 1 से लेकर 5 लाख रुपये तक आप ट्रांसफर कर सकते हो। एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट अपन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र के लिए यूज होने वाले कोड की बात करते हैं, जहाँ से सवाल एग्जाम में बनता है। अभी हाल ही एग्जाम में था, एमएमआईडी कोड कितने होते हैं, कितने डिजिट का होता है। एमएमआईडी यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यदि कोई ग्राहक आईएमपीएस के जरिए ट्रांसफ़र करता है फंड, जिसमें 1 लाख से 5 लाख रुपये के मध्य फंड ट्रांसफ़र होता है, जो आईएमपीएस आपने ऊपर देखा इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ये जो फंड ट्रांसफ़र है इसमें एमएमआई कोड का उपयोग किया जाता है। एमएमआई कोड कितने अंक का होता है? 7 अंक का होता है। एमएमआई कोड मोबाइल मनी आइडेंटिफायर है। एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर 7 डिजिट का कोड होता है। ये मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जारी किया जाता है, ताकि मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया जा सकते हैं। प्रत्येक ग्राहक को एक यूनिक एमएमआईडी कोड दिया जाता है। प्रत्येक मोबाइल बैंकिंग खाते में बैंक के द्वारा यूजर्स को एक अद्वितीय एमएमआईडी कोड आवंटित होता है, जो 7 डिजिट का होता है, जिसके जरिए ट्रांसफर आईएमपीएस के जरिए आप कर सकते हो। नेक्स्ट अपना है आईपीएससी कोड है। आईपीएससी कोड कितने डिजिट का होता है? तो 11 अंक का होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, नंबर भी होंगे, अल्फ़ाबेटिक भी होगी इसमें। इसका उपयोग केंद्रीय बैंक एनईएफटी नेटवर्क के तहत बैंक और बैंक शाखा की पहचान करने के लिए करता है। आईपीएससी कोड में 11 डिजिट में क्या क्या दर्शाते हैं, जैसे कि शुरुआत के 4 डिजिट हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ SBIN 00315352 मान लिया, तो ये 11 डिजिट का कोड है। शुरुआत के जो 4 डिजिट हैं ये दर्शाएगा कि कौन सी बैंक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, कौन सी बैंक है। तो 4 डिजिट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम 6 डिजिट है, तो ये अंतिम 6 डिजिट है, ठीक है, ये अंतिम 6 डिजिट है। बीच का डिजिट मैं छोड़ रहा हूँ 5वां। अंतिम 6 डिजिट कौन सी बैंक ब्रांच है वो शो करेंगे। बैंक तो ये हो गई, कौन सी ब्रांच है भाई, एसबीआई बैंक हो गई। एसबीआई कहाँ की है, एसबीआई कौन से जिले की है, तो वो दर्शाएंगे अंतिम 6 डिजिट। बीच का डिजिट हमेशा 0 होता है, कोई भी आप आईपीएससी कोड लेंगे बीच का आपको 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना स्विफ्ट कोड की बात करें। स्विफ्ट कोड, इसकी देखिए स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। काफ़ी बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। स्विफ्ट है ये एक ऐसी सोसाइटी है जो बेल्जियम में स्थापित है, ला होल्प बेल्जियम में स्थापित है, और 3 मई 1973 को ये स्थापित हुई है। ये एक तरीके से इंटरनेशनल, किस प्रकार आप ट्रांसफ़र करते हो मनी को, वित्तीय लेन देन जब ग्लोबली की जाती तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड की ज़रूरत रहती है। अब जब गूगल वगैरह से पेमेंट आता है, अपने एडसेंस से जो खाते में पेमेंट आता है, तो वो एक स्विफ्ट कोड मांगते हैं, जो कि एक ग्लोबली इंटरनेशनली ट्रांसफ़र के लिए आवश्यक है स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड होता है, ये कितना डिजिट का होता है? तो स्विफ्ट कोड होता है 8 से लेकर 11 डिजिट का होता है। तो स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है? 8 से लेकर 11 अंकों का होता है अपना स्विफ्ट कोड। और ये फिक्स नहीं है, कहीं के 8 होगा, कहीं 11 होगा। अब स्विफ्ट कोड को BIC कोड भी कहा जाता है, यानी बिजनेस आइडेंटिफायर कोड भी इसे कहते हैं। और इसका वैसे नाम है ISO 9362। ISO 9362 जो BIC कोड है, इसे स्विफ्ट कोड कहा जाता है। ISO 9362 है, बिजनेस आइडेंटिफायर कोड है, ये स्विफ्ट कोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है MICR कोड। MICR कोड है, ये 9 अंकों का होता है। आपको पूछ ले MICR कोड कितने डिजिट का होता है, तो 9 डिजिट का होता है। MICR कोड है, जैसे कि चेक वगैरह में आपको देखने को मिलता है, MICR कोड है, 9 डिजिट का कोड मिलेगा चेक में। MICR कोड के पहले 3 अंक शहर को दर्शाएंगे, पहले 3 अंक शहर को दर्शाएंगे। बीच वाले 3 अंक हैं, ये अंक बैंक कोड को दर्शाएंगे, कौन सा बैंक है। अंतिम 3 अंक है, कौन सी बैंक ब्रांच है, उसको यहाँ पर शो करते हैं। MICR कोड है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड है, और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, चेक को क्लियर करने में इसका काम किया लिया जाता है। अब नेक्स्ट अपना एक कोड है IBAN कोड। IBAN जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है, IBAN कोड है,
ये अधिकतम 34 डिजिट का हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में ये काम आता है स्विफ्ट की तरह ही, किस प्रकार इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना होता है मनी को, तो आईबीएन कोड काम आते हैं। अधिकतम 34 डिजिट के हो सकते हैं। यूके में आईबीएन में अधिकतम 22 डिजिट होते हैं। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी बैंक खातों की पहचान करने और सीमा पार से भुगतान सहित वायर ट्रांसफ़र और इंटर बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। आईबीएन कोड यूएस और कनाडा में काम नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर एबीए कोड होता है। एबीए यहाँ पर 9 अंकों की संख्या होती है जो अमेरिकन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा काम में ली जाती है। तो अमेरिका में जैसे भारत में आईएफएससी कोड है, तो अमेरिका में एक होता है रूटिंग कोड होता है, ठीक है, रूटिंग नंबर होता है जो कि एबीए नंबर होता है। 9 अंकों का एक रूटिंग नंबर मिल जाएगा, वो अमेरिका में ट्रांसफर करने के लिए। शॉर्ट कोड होता है, इसका उपयोग इंग्लैंड और आयरलैंड में किया जाता है। और शॉर्ट कोड होता है 6 अंकों का। शॉर्ट कोड इंग्लैंड आयरलैंड में 6 अंकों का होता है बैंकिंग ट्रांसफर के लिए। एक बीएसपी कोड होता है, ब्रांच स्टेट बैंक कोड है, ये ऑस्ट्रेलिया में उपयोग किया जाता है, ये भी 6 डिजिट का होता है। इस प्रकार आपने ये सब कोड देखे कितने डिजिट के होते हैं, जहाँ से एग्जाम में सवाल आए तो कोई आपका गलत ना हो। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक पूरा होता हुआ बैंक के रिलेटेड लगभग ज़्यादातर आपका सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया। पेमेंट बैंक हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई। इससे पहले बैंक का आपने वीडियो और देख लिया होगा, वीडियो नंबर 6 है, जिसमें भारत के सारे बैंकों का अपने डिटेल में देखा था, आरबीआई एसबीआई वगैरह का। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हो तो टीएचजी का कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाय बाय।